तो हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अवर गुरुकुल में। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम मैथ का फास्टर रिवीजन। ठीक है कि एग्जाम नज़दीक आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, जल्दी जल्दी से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनका हम एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी फर्स्ट प्रश्नावली से ही। तो लास्ट तक बने रहे हमारे साथ। लास्ट तक सभी जो भी क्वेश्चन होंगे इम्पोर्टेंट उन्हें हम क्या करेंगे, एक साथ रिवाइज में करते रहेंगे। ठीक है, तो देखो पहली प्रश्नावली में ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण अब बचा नहीं है। यूपी बोर्ड ने तो बहुत 30% सिलेबस कम कर दिया है। ठीक है, तो उसकी वजह से वन प्रश्नावली में तो कुछ बचा ही नहीं है। सिर्फ 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन है, वो फिक्स है, वो आने ही है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो देखो पहला क्या है, इसमें एक चीज़ है एचसीएफ और एलसीएम से, कि हमें दे रखा है, एक फिर में पढ़ी होगी तुमने कि दो संख्याओं का दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का गुणनफल वो किसके बराबर होता है, एचसीएफ गुणा एलसीएम के। ठीक है, ये चीज होती है, हमने बचपन से सीखते आ रहे हैं, 5, 6, 7, 8 सब में सीखा है। तो यहाँ पे भी यही है, इसी से संबंधित है कि जैसे हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है 26 एंड 91। ठीक है, इन दोनों का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ एलसीएम निकालना है और हमें ये चीज प्रूव करके देनी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम एंड हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे, पुराना मेथड, गुणनखंड करके। देखो या 26 के निकालो, इधर 91 के निकाल लो। 2 से डिवाइड करेंगे 13, फिर 2 से करेंगे, सॉरी 2 से जाएगा नहीं तो 13 से 1 इधर करेंगे तो ये जाएगा तुम्हारा 7 से ही जाएगा और ये 13। ठीक है, एलसीएम निकालना है तो क्या करते हैं, एलसीएम के लिए लेते हैं बेटा, जो मैच हो रहा है उनमें से एक ले लो और जो बच जाते हैं, बचा कौन है, 2 गुणा, और यहाँ पे क्या बचा है, 7। ठीक है, 13 दूनी 26 गुणा 7 निकालो, 7 छीन 42, 7 दूनी 14, 14 और 4 कितने हो जाएंगे, 18। तो ये तो हो गया बेटा इसका एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ होता है कि जो इन दोनों में क्या हो, कॉमन हो। इन दोनों में कैसा होना चाहिए, कॉमन। तो कॉमन तो हमें एक ही दिख रहा है बस 13, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमको, अब इस चीज को हमें प्रूव करना है कि दोनों जो संख्याओं का गुणनफल है वो किसके बराबर होना चाहिए, उसके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आना चाहिए। तो देखो कैसे करते हैं, दोनों संख्या क्या है हमारे पास, 26 गुणा 91, इसको लिख देना, ये हमारा क्या है, एलएचएस लेके चल रहे हैं हम। क्या लेके चल रहे हैं, एलएचएस। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करो, देखो मल्टीप्लाई यहीं पे कर लेना, यहां से करेंगे 26 मल्टीप्लाई 54, 9 दूनी 18, 18 और 5 कितने हो जाएंगे, 23। ये बचेंगे 6, 6, 3, 2। तो ये क्या आ गई, हमारी एलएचएस आ गई। अब बात करें आरएचएस की। आरएचएस क्या है हमारे पास, एक तो है 182 गुणा 13, 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 106 हासिल लगी 10, 13 एक कम 13, 13 में 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा बेटा 23। तो तुम देखोगे यहाँ पे कि जो हमारी एल एच एस है वो किसके बराबर है, आर एच एस के। ये हमें क्या करना है, ऐसे सॉल्व करके उसको दिखाना है। ठीक है, अब देखते हैं इसका दूसरा टाइप और क्या, कैसे क्वेश्चन बनेंगे इसमें। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है इसमें से। ठीक है, और देखते हैं। देखो बेटा एक क्वेश्चन है इसमें 6 नंबर का, तो ये बहुत ही मतलब आ सकता है, लेकिन कह भी नहीं सकते आ सकता नहीं आ सकता, मतलब चांस है इसके कुछ आने के। ठीक है, कम छोटे नंबर में ये क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या कह रहा है ये देखो, कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए जो संख्या 6n है, 6 की पावर क्या है n, वो अंक क्या होगा,
जीरो के लिए देखो इसने क्या कहा है कि जो 6 की पावर n है ये, या n किसी भी मान के लिए, यहाँ पे n क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, n कुछ भी हो सकता है, हो सकता है इस पे पावर कुछ भी हो। इसने कहा है कि इसके लिए हमें क्या होना चाहिए कि इसके जो इकाई का अंक आएगा, जो भी पावर हम निकालेंगे, इसका हमने वर्क करा, क्यूब करा, घात 4 करी, जो भी करेंगे, एन के लिए कुछ भी मान हो सकता है, वो लास्ट का जो अंक है वो क्या आ जाए, शून्य आ सकता है या नहीं आ सकता, ये हमें बताना है। तो देखो बेटा, शून्य आने के सिर्फ तभी चांस होते हैं कि जब इसमें क्या हो, 2 मल्टीप्लाई 5, इसके फैक्टर में ये आना जरूरी है, कम से कम एक बार, कम से कम एक बार 2 गुणा 5 ये आना कैसा है, जरूरी है। अगर ये नहीं आ रहा, इसमें से कोई एक है और एक नहीं है, तो भी काम नहीं चलेगा, दोनों में से कम एक एक बार ये आने जरूरी है। अब हम 6 के यहाँ पे क्या करते हैं, गुणनखंड करके देखते हैं। 6 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 ये होंगे। तो इसमें 2 गुणा 5 का कोई रूप बन ही नहीं रहा, नहीं बन रहा, तो इसके क्या होंगे, वो जीरो नहीं आ सकते। तो हम इसमें लिखेंगे कि चूंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 का कोई रूप नहीं है, कोई रूप नहीं है। अब इस रूप का कोई है ही नहीं, तो इसका जो अंक होगा वो क्या, जीरो पे कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो हम कहेंगे यह शून्य पर कभी समाप्त नहीं होगा। ठीक है बेटा, बस इतना ही लिखना है हमें, हमें देखना है। अब 6 की जगह यहाँ पे कुछ भी दे देता, 6 की जगह क्या दे देता, कुछ भी दे देता, तो तब क्या करते हम, तब हम कहते कि अगर उसमें गुणनखंड करने पे 2 गुणा 5 आ रहा है, मतलब कितना भी हो, मतलब 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n, कुछ भी हो सकता है पावर उसकी, चाहे एक बार आ जाए, चाहे 2 बार आ जाए, चाहे ये एक बार आ जाए, चाहे ये 2 बार आ जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम एक बार ये जरूर आना चाहिए। अगर कम से कम एक बार ये पेयर आ रहा है, ये जोड़ा आ रहा है, तो वहां पे क्या होगा, जो अंक होगा, वो अंत का अंक होगा, वो जीरो पे जरूर खत्म होगा। ठीक है, अगर जब ऐसे जोड़े बन ही नहीं रहे उसमें, इसमें ये जोड़े बन ही नहीं रहे, तो बेटा वो कभी भी शून्य पे समाप्त नहीं होगा। ठीक है, आई बात समझ में। तो चलो देखो, इसमें और तो कुछ है नहीं, एक टाइप और है जो आने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। तो देखो बेटा, एक क्वेश्चन है 1.2, तुम्हारी जो एक्सरसाइज 1.2 है, उसमें जो भी क्वेश्चन है उनको परिमेय सिद्ध अपरिमेय सिद्ध करना, संख्याओं को अपरिमेय में सिद्ध करना, वो ज्यादातर बहुत ज्यादा, मतलब 100%, मान लो 99.9, एक 0.1% हो सकता है कि नहीं दे, लेकिन आना फिक्स है, वो जरूर आएगा। ठीक है, तो उनको सॉल्व करना सीखते हैं, कैसे सीखते हैं देखो। तो देखो, ज्यादातर इस प्रश्नावली में से चांस होते हैं कि ये इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, हमें सिद्ध करना है, √3 दे दी, √5 दे दी, ठीक है, 2 + 1 √5 दे दी, तो हमें उन्हें कैसे सिद्ध करना है, ये चीज जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब 100% चांस होते हैं इसके कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इनके क्या ज्यादातर चांस होते हैं कि ये एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो देखो, हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको हमें उल्टा मानना है, माना √2 एक परिमेय संख्या है,
हमने क्या मान लिया कि √2 कैसी है, परिमेय संख्या है, मान लिया। ठीक है, अब क्या करना है, परिमेय संख्या क्या होती है, जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखो √2 बराबर p/q लिख सकते हैं इन्हें। यहाँ पे एक बात लिखनी है हमें, जहां p व q क्या है, सह अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है बेटा, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, और जो q है वो नॉट इक्वल टू 0, ये चीज हमें लिखनी है। जो p व q कैसी संख्या है, सहअभाज्य संख्या। अब सहअभाज्य संख्या क्या होती है, देखो सहअभाज्य संख्या वे संख्या होती है कि जिनका HCF क्या हो, 1 हो, मतलब उनका कोई भी गुणनखंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि उन दोनों का कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, मतलब उन दोनों का जो HCF आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। वो हमारी कैसी संख्या है, सहअभाज्य संख्या होती है। तो हमने मान लिया कि ये परिमेय संख्या है। देखो बेटा फिर क्या करना है हमें, हमें करना है दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्क करना है, क्या होगा, √2 का स्क्वायर बराबर p/q का स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहां से देखेंगे 2 हो जाएगा, इधर जाएंगे तो p²/q²। यहां तक हो गया। क्या करना है, इसको इधर ले जा तो ये हो जाएगा 2q²/p²। 2 से जब हम डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 2, ऐसे आ गया। मतलब कि p² में 2 से भाग जा रहा है, तो हम लिखेंगे कि p² 2 से कैसा है बेटा, विभाज्य है। ठीक है, जो p² है वो 2 से कैसा है, विभाज्य है, उसमें भाग जा रहा है, तो कहेंगे अतः, लिख दो, अतः मत लिखो, इसलिए p भी किससे विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। ये बात हमें यहाँ पे लिखनी है। कैसे लिखनी है, कि जो p² वो 2 से कैसा हो रहा है बेटा, विभाज्य हो रहा है, उसमें भाग जा रहा है, तो जो p होगा उसमें भी 2 से भाग्य जाएगा, तो 2 से भाग जाएगा। ये चीज लिख दी। अब तीसरी स्टेप क्या करना है हमें यहाँ पे, अब हमें इसको किसी के बराबर मान लेना है। ठीक है, हमने माना p बराबर मान लो 2r, मान लो p बराबर क्या मान लिया, 2r। 2r क्यों माना, यहाँ पे 2 है तो हमें यहाँ पे भी 2 मानना पड़ेगा। ठीक है, p बराबर मान लिया हमने 2r। अब क्या करना है, अब इसी में इसकी वैल्यू रखो। देखो यहाँ पे रखेंगे हम, इसको मान लो समीकरण नंबर फर्स्ट इसे डाल दो, सेकंड यहाँ डाल दो। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं, तो देखो समीकरण मतलब p बराबर 3r का मान एक में क्या करें, हम रख रहे, तो रखेंगे p² बराबर, p की जगह पर रखेंगे 3r स्क्वायर अपॉन में 3 नहीं है भाई, हमने क्या माना है, 2r माना है, तो यहाँ पे 2r, ये 2r। ठीक है, 2r माना था, तो q² बराबर इसका हो जाएगा बेटा, देखो 4r² अपॉन में 2। ठीक है, हमने क्या करा है, बस p बराबर 2r माना था, उसकी वैल्यू हमने उठा के कहाँ रख दी, यहाँ पे रख दी, इस वाले समीकरण में, उसकी वैल्यू उठा के रख दी। ठीक है, अब तुम देखो कि 2 से कट जाएगा ये 2, तो यहां बचा QR बराबर 2r², ये बचा। अब इस 2 को तुम इधर भाग में ले जाओ, तो ये हो जाएगा r² बराबर q² अपॉन में 2। ठीक है,
अब इसी लाइन को हमने जो यहाँ पे लिखी थी ना, पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है इसलिए पी भी 2 से विभाज्य होगा, तो इसी लाइन को हमें यहाँ पे लिखना है। तो हम कहेंगे, देखो इसमें 2 से भाग जा रहा है, तो हम कहेंगे क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए क्यू भी 2 से विभाज्य होगा। तो ये बात लिख दी हमने, दोनों सेम लिखनी है, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो क्यू भी 2 से विभाज्य होगा। अब क्या करना है, अब एक बात बताओ कि यहाँ पे पी भी 2 से विभाज्य हो रहा है, क्यू भी 2 से विभाज्य हो रहा है, मतलब पी व क्यू का 2 एक क्या गुणनखंड है कि नहीं? मानना पड़ेगा इस बात को। तो जब किसी संख्या का उसमें भाग जा रहा तो मतलब वो एक दूसरे के ऐसे गुणनखंड है, यही तो होता है गुणनखंड, कि जिससे भाग देते, मान के चलो 6 में 2 से भाग जा रहा है और 3 से जा रहा है, तो 2 और 3 उसके क्या है, गुणनखंड है। यही तो है यहाँ पे देखो, पी में भी 2 से भाग जा रहा है, क्यू में भी 2 से भाग जा रहा है, और जब भाग जा रहा है तो वो क्या होंगे, उसके गुणनखंड होंगे। लिखो इस बात, हम लिखेंगे कि पी व क्यू का गुणनखंड क्या है, 2 है। अब भाई गुणनखंड 2 है, हमने तो माना था कि एक पी क्यू कैसी है, सहभाज्य संख्या है, उसका कोई गुणनखंड है ही नहीं, उसका कोई गुणनखंड है ही नहीं। तो यहां पे लिखो, अतः हमारी मानी गई अवधारणा गलत है, अतः यह विरोधाभास, ये विरोधाभास क्या कर रही है, विरोधाभास उत्पन्न करती है, उत्पन्न कर रही है। अब कर रही है, विरोधाभास उत्पन्न कर रही है, तो ये क्या होगी, तो हम कहेंगे अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बेटा, इसको नहीं, इसके जैसे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इसी ही तरह से सॉल्व होंगे, सेम फॉर्मूला सेम पैटर्न है, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं है। बस क्या होगा, यहाँ पे जो संख्या है वो संख्या चेंज होगी, बाकी इतना सा भी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। रट लो इसको, लिख दो रट के बिल्कुल डिटो, ठीक है। सिर्फ अगर संख्या चेंज है तो बस उस पर संख्या चेंज कर देना, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, देखो जहां भी 2 है वहां पे उस संख्या को हमें लिख देना है, ठीक है। अब इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन है, उसको भी करके देखते हैं, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है बेटा, इसको भी हमें क्या करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। कैसे करेंगे, तो देखो शुरू करते हैं। क्या करना है, काम वही है हमारा कि मान लो कि माना 3 + 2 √5 एक, उल्टा मानना, ये ध्यान रखना है, कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है, उल्टा मान लिया, करना कुछ नहीं है, वही है, बराबर P/Q, तो हम यहां पे लिख देंगे वही चीज, P/Q सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है जहां Q ≠ 0, ये लिख दिया बेटा। अब क्या करना है हमको, देखो इस 3 को ले जाओ इधर, जब 3 यहां आएगा तो इधर प्लस में, इधर भेजेंगे तो किस में जाएगा बेटा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। 2 किस में, मल्टीप्लाई में, 2 को भी भेज दो, ये किस में जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें एक लॉजिक लगाना है, क्या लॉजिक लगाना है, हम जानते हैं कि ये परिमेय संख्या है,
P बट्टे Q, ठीक है, कि किसी भी परिमेय संख्या में किसी भी चीज को घटाओ, किसी भी चीज का गुणा करो, भाग करो, चाहे जोड़ो, तो क्या होता है, वो हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है, ये तो हम जानते हैं, ठीक है। किसी भी परिमेय संख्या में यदि हम जोड़ रहे हैं, घटा कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगी, परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, ठीक है। अब यहाँ पे भी तो वही है, ये परिमेय संख्या, इसमें घटा कर रहे हैं, हम भाग कर रहे हैं, तो कैसा है, परिमेय संख्या है। लेकिन √5 तो हम जानते हैं अपरिमेय संख्या है कि नहीं, √5 कैसी है, अपरिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे इस बात को कि P बट्टे Q माइनस 3 बट्टे में 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जबकि यहां पे लिखते हैं हम, जबकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, हम जानते हैं भाई इस बात को, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे तो बराबर का चिन्ह लग रहा है, तो ये क्या है, ये तो विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, तो हम कहेंगे √5 नॉट इक्वल P/Q माइनस 3, नहीं अभी मत लिखो, अभी ऐसे लिखो, बट्टे में 2, यह समीकरण विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है भाई, विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है। अब उत्पन्न कर रहा है तो क्या करें भाई, हमारी मानी गई अवधारणा गलत है, तो हम कहेंगे अतः हमारी मानी गई अवधारणा गलत सिद्ध होती है, गलत सिद्ध होती है। अब मानी गई अवधारणा गलत सिद्ध हो रही है, तो हम कह देंगे भाई साहब कि इसलिए क्या है, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, दैट्स सॉल्व, ठीक है। इस प्रकार से हमें इनको सॉल्व करना है। 2 टाइप के क्वेश्चन है, फिगर नॉट आसानी से हो जाएंगे, तो इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है। 2-3 बार करो, दिमाग में अपने आप ऑटोमेटिक घूम जाएंगे, ठीक है ना। सिर्फ इन्हीं के ज़्यादा चांस है कि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और तो इस प्रश्नावली में कुछ ऐसा खास छोड़ा नहीं है, ठीक है, जो करा जाए। पिछली बार तो एल्गोरिथम थी, तो प्रमेय का थी, वो सब हटा दिए, अब तो यही बचा है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एग्जाम तक कुछ ही दिन बचे हैं, मैथ का कंप्लीट रिवीजन इसी चैनल पे मिलेगा। साइंस का रिवीजन भी स्टार्ट करवाने वाले हैं 1-2 दिन में, तो वो भी तुम्हें कंप्लीट रिवीजन मिल जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं का रिवीजन करना है हमें फास्ट, ठीक है। तो ओके, थैंक यू।